क्वेश्चन नंबर 104, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप को C से तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप को F से प्रदर्शित करें तो सही संबंध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन C-32/9 बराबर है F/5 के। दूसरा ऑप्शन C/9 बराबर F-32/5। तीसरा ऑप्शन C-32/5 बराबर F/9 और चौथा है C/5 बराबर F-32/9। इसमें से सही ऑप्शन यानी सही फॉर्मूला कौन सा है ये बताना तुम लोगों को। अब ये 4 ऑप्शन भी है इसमें और तुमको सही संबंध ढूंढना है। तो जो तुमने किताब में पढ़ा है क्लास 7 की बुक में है ना उष्मा वाले में, उसमें क्या संबंध पढ़ा है कोई बताएगा? हाँ, F-32 C बराबर F-32 बटा गुणे 5 बटा ये ना। तो तुमको मैंने पूछा कि इस फॉर्मूले में से C के नीचे क्या आएगा, तो C के नीचे कौन सी संख्या आ सकती है, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ अंश है कुछ ना कुछ हर है ना। तो तुमको इसी में से ये इन चारों में से एक निकालना है, तो क्या निकल सकता है? हाँ बताओ। 32 ना बाबू देखो ये कोष्टक में है ना, F-32 कोष्टक में है, तो कोष्टक के अंदर की एक चीज यानी कोष्टक के अंदर का एक पद तुम बाहर ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोष्टक के बाहर एक संख्या दी है। अगर तुमको कोष्टक हटाना है तो इस बाहर की संख्या से अंदर के हर पद को गुणा करोगे तभी हटा पाओगे। तो 32 को नहीं निकाल सकते, लेकिन निकलेगा वही संख्या जो दाहिनी ओर का अंश में है, क्योंकि दाहिनी ओर का अंश जो है अगर बाएं आता है तो हर में गुणा हो जाता है। अगर ना 5 को इधर भेजेंगे ना तो C/5 हो जाएगा इक्वल टू ना F-32/9। तो इसमें से कोई ऑप्शन है? 4th ऑप्शन, वेरी गुड। एक पद है 5 है ना, ये आ जाएगा बाएं तरफ, बराबर के छिपके बाएं तरफ। तो ऊपर की संख्या जब बराबर के छिपके एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो जो अंश में है वो हर हो जाता है, यानी हर में आके गुणा हो जाता है। जो हर में है पहले से वो दूसरी तरफ जाएगा तो अंश में जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 5 अंश में इधर गुणा था तो इधर आएगा तो हर में चूंकि और कोई नंबर नहीं है तो अकेले 5 आ जाएगा। आंसर होगा C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175 है 9/x² माइनस y²/25 का गुणनखंड बताना है तुम लोगों को। पहला ऑप्शन है 3/x प्लस y/5 गुणा 3/x प्लस y/5। दूसरा ऑप्शन 3/x माइनस y/5 गुणा 3/x प्लस y/5। तीसरा ऑप्शन है 3/x माइनस y/5 गुणा 3/x माइनस y/5 और चौथा ऑप्शन है y/5 प्लस 3/x गुणा y/5 माइनस 3/x। कौन सा ऑप्शन है? चौथा। कैसे बताओ, थोड़ा समझाओ, सबको समझाओ। इसमें मल्टीप्लाई किया तो 9 आ। अच्छा, और फिर ना y मल्टीप्लाई किया तो y² है। अच्छा, और x² हाँ और 15 5 से और प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है। अच्छा चलो, कुछ दिमाग तो तुमने लगाया है, भले एक्सप्लेनेशन उतना सही नहीं है लेकिन आंसर इसका सही है ना। अब हम बताते हैं कैसे ये आंसर निकलता है। ये एक सर्व समीका पर आधारित है। सर्व समीकाएं पढ़ी है तुम लोगों ने? a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है? हाँ। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। वेरी गुड। a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, वो क्या होता है कोई बताएगा? माइनस 2ab प्लस b²। वेरी गुड। और तीसरी सर्व समीका a² माइनस b² ब्रैकेट में क्या होता है? हाँ a प्लस b ब्रैकेट क्लोज हाँ। और फिर ब्रैकेट a² माइनस b² नहीं a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। शुरू से बताओ, a² नहीं a प्लस b फिर से बोलो। a प्लस b गुणे a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। a² माइनस b²। तो इसी सर्व समीका पर आधारित ये क्वेश्चन है ना। तो हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो है 9/x² माइनस y²/25। अब तुम लोग देख सकते हो कि 9 किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है? 3 का। तो हम इसको 3² के रूप में लिख सकते हैं ना। 9 को हम 3² के रूप में लिख सकते हैं। 9 को लिखा हमने 3² बटा क्या है? x² माइनस
ऊपर है वाई स्क्वायर, नीचे 25 है क्या? 25 में कितनी संख्या है? वाई स्क्वायर लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो तुम लोग ये तो जानते हो कि कोई भी जो भिन्न होता है या परिमेय संख्या होती है, बटे वाली संख्या, उसमें अगर ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है ना, ऊपर की संख्या में भी वर्ग लगा, नीचे की संख्या में भी वर्ग लगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/x का पूर्ण वर्ग, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और इसी तरह से y/5 का भी हम पूर्ण वर्ग को लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो अब 3/x को हम मान लेते हैं a, है ना, और y/5 को मान लेते हैं b, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b गुणा a माइनस b, a प्लस b गुणा a माइनस b। तो हम लिखेंगे 3/x, पहले तो लिखेंगे 3/x प्लस y/5, फिर लिखेंगे 3/x माइनस y/5, है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ है? दूसरे में है 3/x माइनस y/5, ये हो गया ना, 3/x माइनस y/5 है ना, 3/x प्लस y/5। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिवम ने बिल्कुल सही आंसर बताया है ना। किसी भी सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है गणित में, इसके लिए तुम लोगों को ये समझना होगा कि किसी सर्वसमीका पर किसी क्वेश्चन को कैसे फिट करना है ना। तो ये तुम सर्वसमीका भी लिख लेना जिस पे ये आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 176, 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 1 + 3 है, इसका मान निकालना है। देखें दिव्यांशु कैसे करता है। पहले तो बेटा हर नए स्टेप में इक्वल टू डालना चाहिए, है ना। 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट। सबसे पहले क्या हल करते हैं? ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट दिया है, उसके बाद डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, ये बॉडमास का नियम फॉलो करके ही होगा, है ना। शायद इतना आसान पेपर कभी आया नहीं था, है ना। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया, 8 में 4 का गुणा हो गया 32। ये आंसर किसका किसका आया है? गणित के सेक्शन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 161 से। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो पाई के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब तुमको पाई का मान तो पूछा नहीं है यहाँ, वैसे मान क्या बताया जाता है पाई का? 22/7 या दशमलव में 3.14। तो ये जो मान होता है ये मान एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि एकदम सही मान ये नहीं है, ये अनुमानित मान है। ये जो एक्चुअल मान है उसके सबसे नज़दीक वाला ये जो भी हमने परिमेय संख्या के रूप में इसको बदला है ना, 22/7 हुआ या दशमलव में 3.14 हुआ, ये एक्चुअल मान के सबसे नज़दीक वाला संख्या है जिसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। यानी सवाल में जब भी पाई का प्रयोग होता है और उसमें कुछ जोड़ घटा गुणा भाग होना होता है, जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया या किसी वृत्त का परिधि हो गया या सिलेंडर होता है, बेलन का आयतन हो गया, ये सब निकालने में हम पाई का प्रयोग करते हैं ना। तो जहाँ फॉर्मूले में नंबर्स पुटअप करके हमको कैलकुलेशन करनी होती है वहाँ हम इन मानों को रखते हैं, लेकिन असल में तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना, जो जब दशमलव में बदली जाती है तो उसका दशमलव के बाद का अंक खत्म ही नहीं होता है, दशमलव के बाद अंक आते ही रहते हैं, वो भी बदल बदल के, और कोई अंक रिपीट भी नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। चलो, इस तरह का एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तुमको निकालना है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अनुपात जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो क्या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है? क्या है बताओ? 2 पाई परिधि इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। और तुमको त्रिज्या के साथ इसका अनुपात यानी बटा त्रिज्या लिखना है ना।
अनुपात का मतलब हो जाएगा बटा त्रिज्या, ठीक है। तो बटा त्रिज्या में त्रिज्या आर है ना, तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो आर आर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा कि नहीं? वो पाई का मान नहीं रखना है, यहाँ पाई का मान रख के कैलकुलेशन नहीं करनी है। बस ये मान के चलना है कि जब आंसर 2 पाई आ रहा है तो अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो पाई में किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा, चाहे किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। समझ आ रहा है? पाई में किसी भी संख्या का, 0 को छोड़ के पाई में किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है ना। इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इसलिए दिया है कि कई बच्चे क्या करेंगे, पाई का मान रख के पहले ढूंढेंगे कि नंबर क्या आ रहा है ना, आंसर में नंबर क्या आ रहा है। तो नंबर उनको मिलेगा ऐसा डेसिमल जिसके डेसिमल के बाद कुछ अंक रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे, क्योंकि 22/7 को भी हम जब भाग देते हैं 22 को 7 से तो उसमें भी कुछ अंक जो है दशमलव के बाद रिपीट होते हैं, है ना। तो वो कैसा दशमलव कहलाता है? शांत या अशांत? अशांत दशमलव कहलाता है। तो ऐसे डेसिमल्स जो कभी खत्म ना हो उनको अशांत कहते हैं, है ना। और जो कुछ डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक दोहराते रहते हैं और वही अंक बार बार दोहराए जाते हैं, उसमें 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं, 1 अंक भी हो सकता है, वो बार बार आएगा, तो उसको हम आवर्ती कहते हैं। आवर्ती अशांत क्या कहेंगे? ठीक है, या अशांत आवर्ती दशमलव। तो अगर हम 22/7 वैल्यू लेके 2 से गुणा करके आंसर निकालते हैं तो वो अशांत आवर्ती दशमलव निकलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। लेकिन पाई अगर एग्जैक्ट मान लिया जाए तो वो अपरिमेय है, इसीलिए उसको 2 से गुणा करने पे वो अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो कैलकुलेशन करने के विचार से इसको करेंगे वो हो सकता है आंसर गलत कर दें, परिमेय निकाल दें उसका आंसर, है ना। लेकिन जो जानता है कि पाई अपरिमेय है और उससे कुछ भी गुणा करने पे अपरिमेय ही आएगा, वो आंसर सही करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 162। सैमसंग 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से और शेष दूरी यानी 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? इसके लिए तुमको क्या करना है और क्या जानना चाह रहा है ये प्रश्न बनाने वाला, कि तुम लोग दशमलव को कैसे जोड़ते हो, ठीक है। और खासकर जब संख्याएं 2 मात्रकों में दी हो, एक बड़ा मात्रक है एक छोटा मात्रक है ना, सब दूरी के ही मात्रक हैं, किलोमीटर और मीटर। तो इसके लिए तुमको ये ज्ञान होना जरूरी है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो जहां भी तुमको पहले तो इसको दशमलव के रूप में तीनों संख्याओं को लिख दो, तीनों दूरियों को। कैसे कैसे लिखोगे ये बता दो। 5 किलोमीटर 52 मीटर को कैसे लिखोगे दशमलव में? 5000 मीटर और 52। तुमको आंसर भी किलोमीटर में देना है, पॉइंट्स में लिखना है। कैसे लिखोगे? 5 किलोमीटर 52 मीटर दशमलव में कैसे लिखोगे? हाँ, 5000। पहले क्वेश्चन लिखो, 5 किलोमीटर 52 मीटर। हाँ 52 मीटर। हाँ 5 किलोमीटर 52 मीटर का दशमलव कैसे लिखाएगा? दूसरा है 2 किलोमीटर 265 मीटर। दूसरा नंबर लिखो 2 किलोमीटर 265 मीटर। और तीसरा नंबर है 1 किलोमीटर 30 मीटर। 1 किलोमीटर 30 मीटर। इसको लिख के पहले दिखाओ मुझे, दशमलव में कैसे लिखोगे? इसको ना हाँ 5 हाँ पॉइंट हाँ 5.52। अच्छा दूसरा 2.265। हाँ अच्छा तीसरा 1.30। ऐसे ही लिखेंगे, कुछ गलती नहीं है। हाँ 5 किलोमीटर जगह पे ना हाँ 5000 नहीं लिखना है ना बाबू, किलोमीटर में भी आंसर देना है। हाँ हाँ 5 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा? 5 0 पॉइंट कैसे हो जाएगा? देखो दशमलव में लिखने के लिए एक बात का ध्यान रखो कि दशमलव के बाएं
किलोमीटर रहेगा और दाहिने मीटर रहेगा। दशमलव के बाएं किलोमीटर रहेगा और दाहिने मीटर रहेगा। तो 5 किलोमीटर और 52 मीटर कितना बनेगा? हाँ 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 हाँ, ये कैसे हो? तुम अपने दाहिने बाएं, हम तुम्हारे दाहिने बाएं बता रहे हैं। तुम्हारे बाएं किलोमीटर रहेगा, है ना, दशमलव के बाएं, और तुम्हारे दशमलव के दाहिने मीटर रहेगा। अब बताओ। हाँ हाँ, डेसिमल के रूप में लिखो ना उसको, पागलों। अच्छा एक काम करो, इस पूरे 5 किलोमीटर 52 मीटर को किलोमीटर में बदल दो। हाँ, टोटल 5.52 किलोमीटर करो, देखा जाए। 5 किलोमीटर 52 मीटर्स। इसको डेसिमल के रूप में लिखना है, किलोमीटर यूनिट लगा के, है ना, क्योंकि आंसर भी तुम्हारा वैसा ही है ना, दशमलव में और किलोमीटर में। देख रहे हो, आंसर जो है दशमलव और किलोमीटर में है, ठीक है ना। फिर से बोलो। 250 कैसे हो गया? 52 को 250 कर दिया तुमने। 5520। अच्छा, ये कैसे हो गया? पहले तो देखो, एक, हाँ किलोमीटर को जोड़ देंगे, हाँ, और ना जो मीटर है ना, हाँ। तो सबसे बड़ा है ना वही लिखेंगे। देखिए क्यों मीटर में खाली सबसे बड़ा ही लिखेंगे, और बाकी दोनों को क्या करेंगे? हटा देंगे ऐसे ही? क्यों? आसान आसान रहेगा। आंसर सही तो आना चाहिए उल्लू। हाँ, आप ही कीजिए, ट्राई कर लिए, थक गए। 5 तुम 52 को 25 कैसे कर दे रहे हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 52 को 25 कैसे बना रहे हो तुम? दिव्यांशु ने किया है, कैसे किया है? मैम, हाँ इसमें जो है ना, हाँ इस किलोमीटर को एक तरफ लिख दिए हैं, हाँ, और मीटर को ना एक तरफ लिख दिया है, और इन सबको जोड़ दिए। कैसे तुम जाने के बीच में जगह छोड़ना है? हाँ, कैसे? मैम जी, किए थे सवाल में इसको पॉइंट लगाए हैं, हाँ और जो डेसिमल वाला नहीं होता है ना, हाँ। तो ये 2 इधर होता है, 5 इधर होता है, हाँ, और डेसिमल में ना इधर लिखाता है छोड़कर संख्या। 2 इधर होता 5 इधर होता, माने मतलब देखिए मैम जी, जोड़ करते ना, हाँ। तो यहाँ पर 2 लिखाता है। क्यों? अगर जोड़ते तो कौन सा, कहाँ से 2 आ जाता? 265 है ना, हाँ उसको ना 2 यहाँ पे लिखते, 6 यहाँ पे लिखते, और हाँ। 5 इधर रहता है, अच्छा, और डेसिमल में इधर है। हमको जो नंबर दिए हैं 5 किलोमीटर और 52 मीटर, ठीक है। दूसरा है 2 किलोमीटर और 265 मीटर, ठीक ना। और तीसरा है 1 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 30 मीटर। तो तुमको जो आंसर दिए हैं, आंसर में जो ऑप्शन है वो सारे किलोमीटर में है। आंसर में जो ऑप्शन है, पहला है 8 किलोमीटर, दूसरा 8.347 किलोमीटर, तीसरा सत्यम चुप लो, तीसरा है 8.38 किलोमीटर, और चौथा है 9 किलोमीटर। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इसमें कहेंगे तुमको मीटर दिख रहा है आंसर में? मीटर नहीं लिखा है, किलोमीटर है सब में। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि तुमको सारी संख्याओं को किलोमीटर में बदल देना है, ठीक है। अब किलोमीटर में बदलोगे तो ये दशमलव संख्या में बदल जाएंगी सब, ठीक है। और उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर को अगर हमको किलोमीटर में बदलना है तब कैसे बदलेंगे?
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है ना, तो 1 मीटर अगर है, 1 मीटर है तो कितना किलोमीटर कहलाएगा? ये 1000 बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 1 के कभी भी मात्रक और संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है जो लिखा नहीं जाता है ना। मात्रक को संख्या के साथ जब लिखते हैं तो उनके बीच में गुणा होता है। तो जब मात्रक को अलग करके संख्या को हटा रहे हैं तो संख्या को जब बराबर के चिन्ह की दूसरी ओर ले जा रहे हैं तो उसको बटा में बदल देंगे ना, नीचे चला जाएगा वो, यहाँ अंश में, यहाँ हर में आ जाएगा। तो ये 1/1 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि 1 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर का 1000वां भाग होता है। हाँ बोलो। 317 है इसमें भाई, चलो समझ लो। 1 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर का कितना भाग होता है? 1000वां भाग। यानी 1 किलोमीटर को जब 1000 भाग में बांटते हैं तो उसमें से एक भाग जो होता है 1 मीटर होता है ना। काजल नहीं सुनना है तो सबको तो सुनना दो। तो हमको इसको चेंज करना होगा जरा, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर वाले पार्ट को बटा 1000 में बदल देंगे, है ना। तो मीटर वाला पार्ट पहले में 52 है तो 52/1000 कितना हुआ? ये तो जानते हो ना कि में कैसे करेंगे, तुम बताओ पहले ये बताओ क्या होगा? 52/1000 का दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.052। वेरी गुड, इसको लिखेंगे 0.052। 265 मीटर है तो इसको हमने बटा 1000 कर दिया। इसको क्या लिखेंगे दशमलव में? 0.26। ये सारा किलोमीटर में चेंज हो रहा है ना, ये सारा मीटर हम क्या कर रहे हैं? किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। 30 मीटर क्या हो जाएगा? 30/1000। ये कितना हो जाएगा? 0.030। अच्छा, यूनिट सेम हो जाएगा, यानी कि ये भी किलोमीटर हो गया, ये भी किलोमीटर हो गया। तो हम इसको आपस में जोड़ेंगे, है ना। जो दूरी है ये निकल आएगी, तीनों दूरी अलग अलग किलोमीटर में, ठीक है। तो 5 को से जोड़ेंगे 0.0 कितना आएगा? 5 किलोमीटर को 0.052 किलोमीटर में जोड़ा तो 5.052। वेरी गुड, 5.052, क्योंकि ये पार्ट दशमलव के बाद है और ये पार्ट दशमलव के पहले है ना। ये पूर्ण संख्या है ना 5, ये दशमलव के पहले होगी और दशमलव के बाद वाला पार्ट दशमलव के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो दूसरा नंबर होगा 2 किलोमीटर प्लस 0.265 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2.265। और तीसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्लस 0.030 किलोमीटर, 1.030, ठीक है। अब हमको प्लस क्या करना है? इन तीनों संख्याओं को हमको प्लस करना है, ठीक है। तो अब निकल जाएगा क्या आएगा बताओ? दूसरा ऑप्शन 8.347 चेक करना पड़ेगा क्या? 5 to 7 हो गया, 6 5 11 11 3 14 का 4 आ जाएगा, है ना। और 1 और 2 3 हो जाएगा और 5 to 1 8 हो जाएगा। कट में बताओ तुम। पॉइंट पूछा है तो इधर जवाब जोड़ लेंगे। 5 को 4 है, हाँ आएगा 8। हाँ 8 पॉइंट कर लेंगे और हाँ। इधर जितनी संख्या है हाँ। सारे को जोड़ के हाँ। पॉइंट में उधर लिख देंगे। अच्छा, सारे को जोड़े तो कितना आया? 347 आया उधर वाले को। हाँ, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि हम जब भी 3 अंक और 2 अंक की संख्याएं आपस में जोड़ते हैं तो हम वैसे ही लिखते हैं। इकाई का स्थान एक लाइन में लिखते हैं, दहाई का एक लाइन में लिखते हैं और सैकड़ा का एक लाइन में। तो इसमें एक ही में सैकड़ा है, बाकी दोनों में दहाई इकाई है ना। तो वैसे भी कर सकता है, किलोमीटर अलग से जोड़ लो और मीटर अलग से जोड़ लो, और अगर मीटर में 1000 से ज्यादा आ रहा है तो वो हम किलोमीटर में जोड़ देंगे, समझ आया। तो नंबर 163, बॉब 3 मीटर चौड़े और 4 मीटर लंबे कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल के द्वारा ढकना चाहता है। यदि वर्गाकार टाइल की भुजा की माप 0.5 मीटर है तो फर्श को ढकने के लिए लगने वाले टाइलों की संख्या कितनी होगी? इसमें करना क्या होगा तुमको? पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका किसका क्षेत्रफल निकालेंगे?
वर्गाकार का क्षेत्रफल। फर्श जो है, ठीक है ना, फर्श वर्गाकार नहीं है बाबू, फर्श वर्गाकार नहीं है, टाइल वर्गाकार है ना। तो फर्श का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल फर्श की लंबाई गुणा फर्श की चौड़ाई से निकलेगा। तो लंबाई कितनी है? 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, तो कितना आएगा? क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? फर्श का क्षेत्रफल क्या कहा जाएगा? मात्रक के साथ बताओ। मीटर वर्ग। हाँ, मीटर वर्ग। नंबर क्या है? 12 मीटर वर्ग। तो फर्श का क्षेत्रफल निकल गया 12 मीटर वर्ग। अब तुमको क्या निकालना है? टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल वर्गाकार और टाइल की एक साइड की माप दी है 0.5 मीटर, ये भी मीटर में दिया है। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा क्या निकलेगा? निकाल के बताओ, करके देखो ना। तो 0.5 गुणा 0.5 कितना हुआ? 0.25 और यूनिट क्या होगा? दोनों का मीटर था, है ना। तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? हाँ, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टाइल का क्षेत्रफल हो गया 0.25 मीटर स्क्वायर। ओके, अब फर्श पर लगने वाली टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी? हाँ, कौन बोला भाग? हाँ, भाग करेंगे, भाग करेंगे। किसको किससे भाग करेंगे? 0.25 तुम बताओ सूरज, तुम क्या बोले हो? तो किसको किससे भाग करेंगे? बोलो, किसका क्षेत्रफल? तो 0.25 से 12 को भाग देंगे। भाग देने आता है? देख के दिखाओ। तो फर्श की लंबाई 4 मीटर दी है, चौड़ाई दी है 3 मीटर। तुमको सबसे पहले क्या निकालना है? फर्श का क्या निकालना है? फर्श का क्षेत्रफल। उसके बाद वर्गाकार टाइल का एक किनारा दिया है 0.5 मीटर का, और तुमको क्या निकालना होगा? वर्गाकार टाइल का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। और जब ये दोनों क्षेत्रफल निकाल दोगे तो तुमको टाइल की संख्या निकालनी है जो उस फर्श पे लगनी है, यानी उस फर्श पे कितनी टाइलें लग जाएंगी। तो क्षेत्रफल में किस क्षेत्रफल को किस क्षेत्रफल से तुम भाग दोगे तो संख्या निकलेगी? पहले तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल 12 मीटर 4 गुणा 3 यानी 12, और मीटर वर्ग उसका मात्रक हो जाएगा ना। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में होता है, तो लंबाई मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर हो जाएगा। टाइल का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 0.5 का गुणा किससे करना है? 0.5 से, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है ना। तो 0.5 गुणा 0.5 कितना होगा? 0.25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे। फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, और तभी हमको इस फर्श पे लगने वाली टाइल की संख्या का पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फर्श पर लगने वाली टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल भाग टाइल का क्षेत्रफल। कितना निकला था? बोलो। 12 मीटर स्क्वायर भाग है यानी बटा। टाइल का क्षेत्रफल कितना निकला था? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो कट गया है ना, मीटर स्क्वायर कट गया है ना। अब इसको तुमको क्या करना है? इसको डेसिमल हटा के ही भाग देंगे, है ना। तो डेसिमल का भाग देने का तरीका ये है कि अगर अंश या हर में से एक ही में डेसिमल है तो देख लो कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक हैं। तो अंश में नंबर के इकाई के स्थान के दाहिने उतने ही 0 लग जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1200 बटा 25, ठीक है। डेसिमल हटाने का नियम ये है कि डिवाइड करने से पहले अंश और हर दोनों में डेसिमल के बाद बराबर अंक होने चाहिए। डेसिमल के बाद बराबर अंक होने चाहिए, ठीक है। तब हम उसको डेसिमल को हटा के और बिना डेसिमल के उस नंबर को होल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1200 को जब हमने
25 से भाग दिया तो क्या निकला? 25 चौके 100, बचा 20, आया नीचे 0, हो गया 200, 25 अठे 200। आंसर क्या निकलेगा? 48 टाइल्स। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 163 का ऑप्शन नंबर 3 है, 48 टाइल है। जो क्वेश्चन नंबर 164 है वो है यदि दो राशियां x और y अनुलोम संबंधित हो तब चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है x प्लस वाई का मान अचर है, दूसरा x माइनस वाई का मान अचर है, तीसरा x इसके बाद बिंदु लगाया है क्वेश्चन पेपर में, x के बाद क्या लगाया है? हाँ, तो x बिंदु y का मान अचर है और चौथा है x बटा y का मान अचर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तुम लोगों को समझ लेना है कि अनुलोम संबंध कैसा होता है। यदि दो राशियों के बीच में अनुलोम संबंध है तो इसका अर्थ क्या होता है? संबंध दो तरह के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम। तो जो अनुलोम संबंध होता है उसमें एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ठीक है, एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी, ये कहलाता है अनुलोम संबंध। और प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। तुम लोगों को मान लो 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना? 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और तुम गाड़ी से चल रहे हो, तो अगर तुम गाड़ी को ज्यादा तेज गति से चलाओगे, ज्यादा तेज उसकी चाल रहेगी, स्पीड रहेगी, यानी कि तेज चल रही है गाड़ी, है ना? तो वो दूरी तुम मान लो जल्दी तय करोगे ना। अगर धीरे चलोगे तो वही दूरी तुम देर से तय करोगे, है कि नहीं? तो चाल अगर तुम्हारी यानी चाल या गति ज्यादा रहेगी, तेज रहेगी, तो तुम्हारा समय कम लगेगा ना, समय कम लगेगा। और चाल धीमी रहेगी तो समय ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे दूरी तो उतनी ही है, 5 ही किलोमीटर है दोनों स्थिति में, तो तुम्हारा ये उल्टा संबंध किसके किसके बीच में है? गति और समय के बीच में। किसके किसके बीच में? गति और समय। यानी गति बढ़ रही है तो समय घट रहा है, गति घट रही है तो समय बढ़ रहा है। इसको कैसा संबंध कहते हैं? प्रतिलोम। कैसा संबंध है ये? ठीक है, और एक राशि बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, उसको कहते हैं अनुलोम संबंध। इसका क्या उदाहरण दे सकते हैं हम? हाँ, क्या क्या? नहीं, ये कोई उदाहरण नहीं है। बताओ, तुम लोग दिमाग लगाओ, कौन सा ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि एक राशि बढ़े तो दूसरी भी बढ़े उसी के साथ साथ? हाँ, क्या एक संबंध? हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल में से जुड़ते हैं। तुम लोग बाजार जाते हो, है ना? तो बाजार जाते हो तो कुछ भी सब्जी खरीदना है, सामान खरीदना है, पैसा लेके जाते हो। तो अगर तुम ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो ज्यादा सामान मिलेगा, है ना? कम पैसा खर्चा करोगे तो कम सामान मिलेगा। तो जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना ही ज्यादा सामान मिलेगा, है ना? दिवाली में पटाखे खरीदे, कम पैसा ले जाओगे तो कम पटाखे मिलेंगे, है ना? और ज्यादा पैसा खर्चा किया तो ज्यादा पटाखे मिले। तो इस तरह का संबंध होता है अनुलोम संबंध। ठीक है, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। ठीक है, एक घटी तो दूसरी भी घट गई। तो यहाँ x और y में कैसा संबंध है? अनुलोम संबंध। एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको हम गणित की भाषा में इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं? देखो, समझ लो, ये एक चिन्ह बनाया मैंने, x प्रोपोर्शनल टू y। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्या पढ़ते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x y के अनुलोम समानुपाती है। ठीक है, और इसी को हम जब आगे बढ़ाते हैं, एक राशि फिक्स नंबर के रूप में जब लिखते हैं, तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह होता है, बीच में अल्फा जैसा चिन्ह बना है ना? x और y के बीच में एक चिन्ह बना है ना? x y के बीच में एक चिन्ह बना है, किस तरह से लिखा है? वो थोड़ा थोड़ा एक ही तरह लिखा है ना, इधर से ऊपर निकला हुआ। तो ये अल्फा की तरह का चिन्ह जो होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, है ना? तो x
y से अनुलोम समानुपाती है, यानी x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा, उसके लिए एक निश्चित मान होता है हर रिलेशन, हर संबंध के लिए, है ना, कि x अगर 1 बढ़ रहा है तो y 1 का दुगना हो जाएगा कि चौगुना हो जाएगा कि कितना गुना हो जाएगा, ये प्रश्न पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू, इसी रिलेशन को हम लिख देते हैं x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वाई। अब यहाँ जो बिंदु लगा है और जो k लिखा है, इनका क्या अर्थ है, k होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक फिक्स अचर संख्या होती है। कांस्टेंट क्या होती है, एक अचर संख्या जिसका एक निश्चित मान होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और y तो आपके क्वेश्चन में पहले से है ही, है ना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं y का गुणा किसी एक अचर संख्या में होगा। तो इन दोनों का संबंध हमको पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो k होता है ये भी अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या। k है अचर संख्या। तो हम ऐसे लिख देते हैं x बराबर अचर संख्या गुणा y। तो हमको अचर संख्या कैसे मिलेगा, हम y को उधर ले जाएंगे तो एक तरफ अचर संख्या हो जाएगी कि नहीं, हाँ, y को हम बाएं तरफ ले जाएंगे तो दाहिनी ओर खाली अचर संख्या बच जाएगी कि नहीं, है ना। तो y को बाएं ओर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग में x का बटा y हो जाएगा और ये हो जाएगा अचर संख्या। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या निकला, फोर्थ निकला। इसका अर्थ समझ आ रहा है, गुणा। जहाँ पॉइंट लगा है, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये पॉइंट जो है गुणा के स्थान पे भी प्रयोग किया जाएगा कहीं कहीं। ठीक है ना, और प्रश्नों में खासकर तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ये डेसिमल और गुणा में कंफ्यूजन करने के लिए तुम लोगों को गुणा की जगह डेसिमल जैसा बिंदु दे दे रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये समझ में आ गया? अब इसको नोट कर लेते हैं सारे एक्सप्लेनेशन।